ओके तो चलिए आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक का नाम है वो सिंपल है, वेरी सिंपल है। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम आपको अभी बताएंगे, सभी चीज़ें बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने बेहतरीन तरीके से कर लिया और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाया, नो डाउट समझ में तो आ जाएगा, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। जिस जिस टाइप के 4 तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा आज मैं आप लोगों को, ठीक है ना, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने 4 क्वेश्चन में यहाँ कराऊंगा, वही 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने घर पे एक बार और कर लिया तो बस यहाँ से आपके जो 5 मार्क्स है वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है जो हम सिस्टम देखने वाले हैं वो कंसिस्टेंसी देखने वाले हैं। कुछ इक्वेशंस आपके पास कंसिस्टेंट होते हैं और कुछ आपके पास इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट होते हैं ऑफ इक्वेशंस, ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सर इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा समझाइए, समझाते ध्यान से देखिए। आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे, जैसे 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 दे दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दे दिया। इस टाइप से आपके पास 3 वेरिएबल में भी दिए जा सकते हैं और 2 वेरिएबल में भी दिए जा सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 वेरिएबल का लिखा ताकि मैं जल्दी समझा सकूं और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो देखो, यहां से हमें 3 चीजें निकल कर आती मिलती है। अब वो 3 चीजें क्या होती है पता है, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है ए कैसे लिखते हैं वो समझा देता हूँ। ए कुछ और नहीं होता, एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट होता है, अगर जेड हुआ तो जेड ले लेंगे, उनके क्या होते हैं आपके पास कॉफिशिएंट्स लेने होते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे आपके पास -1 है। रो वाइज आपको लिख लेना है हर एक इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स। जैसे कि यहाँ से मैंने 2 लिख दिया, यहाँ से मैंने 3 लिख दिया, फिर दूसरे वाले में से 1 लिख दिया और यहाँ पे -1 लिख दिया। साइन के साथ लेना, ध्यान रहे। दूसरा हमें लिखना होता है आपके पास बी, जो आपके पास इक्वल टू में नंबर हो। अगर ये अंदर भी दिया हो तो आप इक्वल टू में कर लें, और जो भी साइन के साथ आएगा प्लस माइनस जो भी आएगा, फिलहाल यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो आप इसको आप बी बोलते हो। क्या बोलते हैं आप इसको, बी बोलते हो। और एक और तीसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स, कैपिटल एक्स। इस कैपिटल एक्स जो होता है उसमें कंटेन कर रहा होता है ये वेरिएबल्स को, कि जो जो इसमें वेरिएबल है हम उसकी बात कर रहे होते हैं, राइट। तो उसमें आता है आपके पास एक तो एक्स आता है और एक आपके पास वाई आता है। एक तो आपके पास एक्स आता है और एक आपके पास वाई आता है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ए निकालना आ गया, बी निकालना आ गया और आपके पास एक्स, कैपिटल एक्स भी निकालना आ गया, जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स की तरीके से जो होंगे वो सारे वहां पे लिखे जाएंगे, कॉलम वाइज, और ये वाले ऐसे करके रो वाइज आपके पास लिखे जाते हैं। तो इसलिए लिखा जाता है कि मल्टीप्लीकेशन वगैरह कंडीशन को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर है, चलिए इसके बाद की चीजें जो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं वो सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपके पास कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है, क्लियर है। तो आप फटाफट देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप डिटर्मिनेंट की पहली चीज आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो, जैसे ये ए है ना, इसकी वैल्यू निकाल दो। इसकी वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो सीधा -2 -3 दैट इज -5। कितना आया, -5। अगर 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। लो भाई, समझ में आई इतनी बात, और तुरंत आप लोगों को दिमाग चल जाएगा कि अगर 0 के इक्वल आ गया तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कह देंगे। सर ये तो वही हो गया, बिल्कुल नॉन सिंगुलर और सिंगुलर वाली कहानी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो भी कंसिस्टेंट हो सकता है, तो भी आपके पास क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर 0 ना आए, मतलब फिर से 0 आ जाए तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। समझाऊंगा अभी क्या है इन तीनों के बीच में डिफरेंस, घबराओ मत, ठीक है। पहले वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 0 ना आए, चाहे माइनस का आए या प्लस का आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंट कहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस कंसिस्टेंट के केस में आपको पहले से पता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता था आपके पास, अगर आईसीएसई के स्टूडेंट था तो ग्रेड 9 में होता था आपके पास, और सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपके पास ग्रेड 10 में होता था। सिंपल सी बात है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, राइट। तो जब हम वहां पे बात करते थे तो 3 चीजें होती थी, एक होती थी यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था आपके पास मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और एक होता था आपके पास नो सॉल्यूशन। समझ में आई इतनी बात। तो ठीक वैसा ही कहानी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है तब इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। और यूनिक सॉल्यूशन जब देखने को मिलता है तो इस केस में जो निकालने का तरीका होता है वो x = a इनवर्स b होता है। आपको यहाँ बता दिया
कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a का इनवर्स निकाला जाएगा, फिर b आपको किसको इनवर्स कर रहा है, बस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से x a और b की वैल्यू, x और y की जो वैल्यू है वो आपके पास मिल जाएगा। और यही आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर उतनी ज्यादा डिटेलिंग में चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन जो वो नहीं बनता इनसे, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाले पार्ट से बनता है। तो अभी घबराना नहीं है क्या लिख दिया भाई, है ना, इसके बारे में हम करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आइए इसकी बात करते हैं। सर जब जीरो आएगा तो कंसिस्टेंट भी और जीरो आएगा तो इनकंसिस्टेंट भी, ये क्या बात हुई, है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात होगी। घबराओ मत, मेरे पे ध्यान सुनिएगा। अगर जीरो आया तो मैंने आपको बताया दोनों चीज हो सकते हैं, कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट भी, लेकिन उसमें भी आपके पास एक कंडीशन है, अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए तब जाकर आपके पास कंसिस्टेंट होता है। इस केस में आपके पास मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। लेकिन वहीं अगर इनकंसिस्टेंट आ गया और इस केस में आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो जीरो के इक्वल, अच्छा सॉरी इसके साथ बी भी रहता है, अब बी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर जीरो के इक्वल आ गया तो मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ रहे हो। और अगर ये आपके पास जीरो के इक्वल नहीं आया, जीरो के इक्वल नहीं आया तो ये आपके पास नो सॉल्यूशन वाला कहानी जो है वो दे देगा, इनकंसिस्टेंट वाला कहानी जो आपके पास निकाल कर दे देगा। समझ में आई इतनी बात। तो ये वाले दोनों हमारे पास उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है ये वाली कंडीशन, तो ठीक है, वरना यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। और यूनिक सॉल्यूशन बारे में मतलब सबसे पहले काम क्या करेंगे, याद करो, हम जब आपको लास्ट वाली वीडियो में बता रहे थे कि हम इनवर्स की बात कर रहे थे, तो इनवर्स भी आपके पास तभी एग्जिस्ट कर रहा था जब ए इनवर्स सॉरी जो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ए होता था वो जीरो नहीं होता था। याद आई ना बात इतनी, जब जीरो नहीं होता था, तो वही तो हो रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी जीरो नहीं है तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद भी सोल्यूशन, जब जीरो आता है तब भी सोल्यूशन निकलता है, तब भी सोल्यूशन निकलता है, लेकिन मैनी सोल्यूशन निकलते हैं। समझ में आ रही इतनी बात। तो ये वाले हमारे सिलेबस में है नहीं, ये हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आने आपके पास, तो चलो इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। समझ में आई इतनी बात। तो क्वेश्चन अब बताते कि किस किस टाइप के दिए जाएंगे। देखो 2x2 वाले तो आपको नहीं दिए जाएंगे, सिंपल सी बात बताऊं, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपको दिए ही नहीं जाएंगे, 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और पूरे 5 मार्क्स का। तो चलो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो आपके पास 3 इक्वेशन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, ए कैपिटल ए लिखने का। देखो x है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ मुझे z दिख ही नहीं रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लोगे, 0। फिर यहाँ से लिखोगे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 3 है। फिर नेक्स्ट में x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसको आप 0 लोगे। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना, बच्चे कहीं पता चलते हैं -2 और यहाँ 1 लिखते हैं, अगला नहीं है तो 0 लिख दो। अरे कोफिशिएंट देखना है, पहले x का फिर y का फिर z का लिखना है। ये छोटी मोटी मिस्टेक मत करना भाई 12th क्लास में होके, ठीक है ना। 0 हो गया, फिर -2 हो गया और फिर आपके पास ये हो गया। होता ये इजी है, लेकिन प्लस माइनस में मल्टीप्लिकेशन में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों से, तो उसमें मार्क्स चले जाते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। फिर अलजेब्रा वाले जितने भी पोर्शन होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन के खास मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। आपने ए निकाल लिया, फिर हमने बोला था कि आप बी निकाल लेना, बी कुछ नहीं होता, इक्वल टू वाले नंबर होते हैं, 10 है, 8 है एंड 7 है, तो यहाँ पे इसको कॉलम वाइज लिखोगे 10 8 7, क्लियर है। फिर तीसरे में आपसे बोला था कि आप x निकालोगे, कैपिटल X, जो कुछ और नहीं है, वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z। बोलो भाई समझ में आई इतनी बात, x y z, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूं, इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड का। देखो क्वेश्चन 2 तरह से लिख कर आता है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन आता है सॉल्व यूजिंग मार्टिन्स रूल, मार्टिन्स रूल। तो मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड दोनों ही अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो जो भी अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बस आपको वही करना है। और मैं यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को रामायण कहानी नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको समझना है कि कैपिटल X किसके इक्वल होगा, A इनवर्स B के इक्वल होगा, ठीक है। X के मतलब क्या है, X पहले मैं बिल्कुल जो क्लाइमेक्स होता है वो पहले बता दे रहा हूँ। X के जगह पे x y z है, आपको साफ साफ दिख रहा है। A इनवर्स के जगह कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, वो मैट्रिक्स होगा। B हमें पहले से पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ना एक इस तरह
इस तरह से एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, बस बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड वाला सेकंड की वैल्यू और थर्ड वाली थर्ड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई, खत्म बात। कुछ स्टूडेंट ने मेरी अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो इसके बाद का आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाली क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि बस हो गया भाई, उनको पता है ए इनवर्स कैसे निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करके ऐसा ही आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू ले गए, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर भी लिए होंगे, अब शुरू कर दिए होंगे करना, है ना, और अगले 2-3 मिनट में उनका आंसर भी आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना ही था इसमें और कुछ नहीं, ठीक है ना। फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ पूरा ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही स्टैंडर्ड फॉर्म ला दिया करूंगा मैं, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद में सॉल्व नहीं करूंगा। तो एक बार अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख लो कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलो भाई इसको हटा देते हैं अब यहाँ से फिलहाल, और इसको भी भूल जाते हैं। फिलहाल हमें जो जरूरत है हम उसकी तलाश करते हैं, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाली जो कंडीशन है वो हम लगाएंगे। लेकिन ये तभी लगा सकता हूं जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तो आपको अगर ऐसा बोल दिया सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, तो 100% ऐसा होगा कि डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू है वो 0 मतलब नहीं ही होगा, कुछ और ही निकल कर आएगा। फिर भी आप पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 से शुरू किया, इसका रो कॉलम गायब हो गया, इसको करेंगे 1, बीच में माइनस, इसको करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। सेकंड माइनस लेंगे और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। अगला 0 है तो 0 ही आएगा, तो ये 6 1 7 हो गया, प्लस का 2 2 जा 4 हो गया, 7 और 4 कितना हो गया आपके पास 11 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें साफ साफ पता है कि डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके यूनिक सोल्यूशन निकल कर आएंगे। मतलब x और y और z की वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट एक ऐसी वैल्यू निकल कर आएगी जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। समझ में आई इतनी बात? तो चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b है, तो a इनवर्स हमें पहले निकालना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो a इनवर्स निकालने के लिए लास्ट वाली वीडियो में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है कि a इनवर्स कुछ और नहीं होता है, पहले हमें एडजॉइंट निकालना होता है a का और उसको हमें डिवाइड कर देना होता है उसी के ही मतलब उसे a के डिटरमिनेंट के वैल्यू से, ठीक है। तो a के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाल रखा है, 11 आ चुका है, यहाँ पे हम 11 रख देंगे। लेकिन किसकी जरूरत है हमें? एडजॉइंट ऑफ a की, एडजॉइंट ऑफ a की, और एडजॉइंट ऑफ a भी हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया है। फिर भी नहीं पता, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, चलो हम सिखाते हैं। ये रहा मेरे पास a, दिख रहा है आपको यहाँ पे a। अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक माइनर से काम करना, माइनर ही निकालना है, फिर आपको कोफैक्टर निकालना है। पहले हम चलो माइनर निकालते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द माइनस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और इसमें माइनस आता है आपके पास m11, m12, m13, m21, m22, m23, m23, और उसके बाद आ जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर लिख लेता हूँ मैं, m11, m12, m13, m21, m22, m23, m31, m32, m33। ये सभी क्या है आपके पास? माइनर्स हैं। क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ये सभी के सभी क्या होंगे हमारे पास? माइनर्स होंगे। चलो माइनर्स निकालना सिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका रो कॉलम गायब करो, टिडिंग टिडिंग। ये एलिमेंट मल्टीपल हम नहीं लिखना, सिर्फ गायब करना। इसे इसको करेंगे तो 1, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 6 तो प्लस का 6 इक्वल टू 7 हो गया। m12 ये वाला, इसको गायब करो, तो इसे 2 तो 2 माइनस का 0 तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 का निकालेंगे तो 0, इसको गायब करो, इसको गायब करो, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4 और फिर माइनस का 0 तो कितना हो गया? माइनस का 4। m21 मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, इसका गायब, इसका गायब, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 2, बीच में माइनस, किसका निकाल रहे थे? इसका ना, ये गायब, इसका माइनस का 2, फिर तो आपके पास 0 रहेगा, तो यहाँ से माइनस का 2 आ गया। m22 मतलब इसका एलिमेंट, ये गायब, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 1 फिर 0, 1 माइनस 0 तो आपके पास 1 आ गया। m23 ये वाला, ये गायब, इसे इसको करेंगे -2 फिर 0, -2 फिर माइनस का 0 फिर माइनस का 2 ही रहेगा आपके पास। नेक्स्ट m31 यहाँ से करेंगे, ये गायब, माइनस का 6 फिर 0 तो माइनस का 6 रहेगा। m32 ये गायब, यहाँ से यहाँ करेंगे 3 फिर 0 आ जाएगा, तो 3 माइनस 0 आपके पास 3 आ जाएगा। क्या बात है। नेक्स्ट 3 ये गायब, यहाँ से करेंगे 1 -4 तो +5 हो जाए, +4 तो +5 हो जाएगा, 1 + 4 तो +5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है यहाँ तक?
चलो माइनस निकालने के बाद यहीं से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। सारी चीजें वही रहते हैं, आपको बता रखा था A11 A12 A13। फिर आपको निकालना है A21 A22 और A23 फिर A31 A32 और A33। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है हमारे पास, माइनर्स हैं। चलो फटाफट माइनर्स निकालना शुरू कर देते हैं। माइनर सॉरी निकाल चुके हैं, कोफैक्टर निकालना शुरू कर देते हैं। कोफैक्टर सिंपल है, ध्यान समझिएगा। अगर ये रो और कॉलम को ऐड करके इवन नंबर आए तो आपके पास साइन चेंज नहीं होगा, वरना साइन चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे देखो पहले में साइन चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, 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 चेंज नहीं होगा। ऑल्टरनेट पोजीशन का आपके पास ऐसे ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7 चेंज नहीं होगा तो 7 रहेगा, चेंज होगा माइनस का 2 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा -4 रहेगा, चेंज होगा प्लस का 2 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा 1 रहेगा, चेंज होगा प्लस का 2 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा माइनस का 6 रहेगा, चेंज हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो प्लस का 5 ही रहेगा आपके पास। सिंपल। अब इन सभी को हमें क्या करना, तो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखने होते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग लिखो और फिर उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है। ट्रांसपोज बाद में करेंगे, पहले आप पहले लिख दो इनके। कितना है 7 - 2 - 4 7 - 2 - 4 दिख रहा है, 7 - 2 - 4 2 1 2 2 1 2। फिर अगला क्या है आपके पास -6 -3 5 -6 -3 फिर आपके पास 5। और इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। यहाँ टी लिख सकते हो, नहीं तो आप एक डैश लगा सकते हो, उसका मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोज। तो अब आप यहाँ पे लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, 7 माइनस का 2 माइनस का 4 2 1 2 -6 -3 और ये आपके पास 5 आ जाएगा। बोले समझ में आई इतनी बात। तो हमने क्या निकाल दिया भाई, एडजॉइंट। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि अभी हमारा काम हो गया क्या, नहीं। हमें जो जो चाहिए था वो हमने ले लिया। देखो हमें ए इनवर्स चाहिए था तो एडजॉइंट निकाल रखा, सॉरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रखा, फिर हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब ए इनवर्स निकल गया, यहाँ पे ए इनवर्स लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास ए इनवर्स क्या हो गया, 1 में यहाँ पे 11 आ गया, और ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। तो कितना हो गया 7 2 माइनस का 6 माइनस का 2 1 माइनस का 3 माइनस का 4 2 और आपके पास 5 -2 -4 2 और 5। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। आपको मैं बता दूं अभी भी काम नहीं हुआ, अभी मेन काम रह रहा है हमारे पास x = a इनवर्स b करने का। ठीक है, तो हमें x = a इनवर्स b करना और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो x का क्या मतलब है, x यहाँ पे लिख देता हूँ, x = a इनवर्स × b करना है। x के जगह हमें पता है x है, फिर y है, फिर आपके पास z है, = a इनवर्स हमने ये निकाला। ध्यान रहे इस 11 से सभी को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी मत मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1/11 एज इट इज आप रहने दो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू आप यहाँ पे पटक दो, 7 फिर 2 फिर -6 फिर -2 1 फिर -3 -4 2 और आपके पास 5। फिर आपके पास आ जाएगा b कहाँ दिख रहा है भाई, देखो b की वैल्यू हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा रखा था, जो इक्वल टू वाले नंबर होते हैं। 10 8 7 है आपके पास, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई में आपके पास 10 फिर 8 फिर आपके पास 7। क्लियर है। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x है, y है, z है। थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि देखो 5 मार्क्स ऐसे यार फ्री में तो नहीं देंगे भाई, आपसे कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो 5 मार्क्स का ये करवा रहे हैं आपसे और कुछ नहीं। इस 1/11 को आप जैसा है वैसे ही रहने देना, इसको छेड़खानी मत करना। इसका आपके पास 3×3 का है, इसका आपके पास 3×1 का है। कॉलम रो इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आंसर आएगा 3×1 का, 3×1 का आएगा, 3×3 रो और 1। मतलब ऐसा ही जैसा मैंने आपको समझाया था वैसे ही आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही है तो एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दें 70 बीच में प्लस, दूसरे से इसको करेंगे तो प्लस का 16 प्लस, तीसरे से करेंगे तो माइनस का 42। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरे रो में चले जाएंगे, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 20 प्लस, दूसरे से करेंगे तो प्लस का 8 प्लस, इसको करेंगे तो माइनस का 21। नेक्स्ट इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40, फिर आ जाएगा 8 दूना 16 40 है, 8 दूना 16 और 5 7 आपके पास आ जाएगा प्लस का 35। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये हो जाएगा x y z = 1/11। इसको प्लस माइनस कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 70 और 16 कितना हो 86 86। तो 86 में से कितना गायब कर दो 42, कितना बनेगा यहाँ पे 4 बना और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 4 ही बनेगा, है ना 44। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 44। नेक्स्ट प्लस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 41
41 में से 8 चला जाएगा 33 बचेगा, तो माइनस का 33 बचेगा। बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को। नेक्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से इसको जाएगा तो -5 और माइनस और 5 कर दो तो कितना बचा, माइनस का 11 नहीं प्लस का 11 बचेगा, सॉरी प्लस का 11 बचेगा। आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे होंगे ना, तो हमारे पास इसके अंदर जो नंबर्स मिल रहे हैं वो 100% आपके पास कह सकते हो। देखो कई बार फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ उसमें से 95 to 97 8% आप कह सकते हो, आधे परसेंट ये है कि फ्रैक्शन में आते हैं, बाकी सारे आपके पास बिल्कुल परफेक्ट इंटीजर में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 1/11 यहाँ जो नंबर होगा उसी नंबर से डिवाइड होने वाले यहाँ पे हर एक नंबर आपको मिलेंगे। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड। अगर आपने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी है तो, अगर मिस्टेक पहले कर दिया होगा प्लस माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो फिर प्रॉब्लम होगी। 11 से अब सबके नीचे चला जाएगा तो सबको ये क्या बना देगा, ये 4 बना देगा, इसको -3 बना देगा, इसके नीचे जाएगा तो 1 बना देगा। क्लियर है। अब काट दिया तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये z की वैल्यू। क्लियर है। x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू -3 हो गई और z की वैल्यू आपके पास 1 हो गई। देखो एक क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम ले लिया, काफी टाइम ले लिया मैंने, लगभग 15 मिनट के आसपास ले लिया होगा शायद। तो 15 मिनट ध्यान समझिएगा, क्योंकि पहले भी कुछ चीजें समझाई थी। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन को समझाने में अगर मैं 15 मिनट ले रहा हूँ तो आपको करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। अब बोलोगे सर समझाने में 15 मिनट, आपने समझाया तब 15 मिनट लग गया, हम करेंगे 5 मिनट्स में कैसे। मेरे बात ध्यान सुनो, मैंने एक एक चीज समझाया है। अब अगर आ जाएगा तो कितने देर में करेंगे भाई, आप 5 मिनट में करोगे, मैं ज्यादा 2 मिनट में 3 मिनट में ऐसे कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से समझना है, और 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगाना इस टाइप के एक क्वेश्चन में। ध्यान रहे इस चीज का, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट कीजिए। समझ में आ रही है बात, कैलकुलेशन को क्या करना है भाई, फास्ट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। चलो अब क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का दिया जाएगा। अब अगर आप नोटिस करोगे तो वेरिएबल उसमें जो इक्वेशंस हमारे पास स्पेशल वाले क्वेश्चन में थे वो ऊपर थे न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है और उसके मुकाबले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। समझ में आई इतनी बात। अब बात आती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, ध्यान समझना है। आपको क्या करना है, लेट कर लेना है 1/x को, मर्जी है PQR ABC जो लेट करना है वो लेट कर लो। मान लेते हो कि मैंने इसको A लेट कर लिया, 1/y को आपने B लेट कर लिया, और 1/z को आपने क्या लेट कर लिया, C लेट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन बताना, 2a प्लस का 3b प्लस का 10c इज इक्वल टू 4। इसको अब आप फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ये वाली चीज क्या बन जाएगी, 4 टाइम्स a माइनस 6 टाइम्स b प्लस 5 टाइम्स z इज इक्वल टू 1। ये आपके पास z कहाँ से आगे c आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, 6 टाइम्स a प्लस 9 टाइम्स b माइनस 20 टाइम्स c इज इक्वल टू 2, और ये क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन। क्या अब ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाला अभी जो करवाया वो बन नहीं गया, बता मुझे। अब आपको जहां जहां एक्स वाई जेड था बस उसके जगह क्या सब्सटीट्यूट करनी है, ABC। यहां से आपको सॉल्व करके a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी। जैसा एग्जैक्ट सेम स्टेप फॉलो करना अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया। जैसे आपको ABC की वैल्यू मिलती है, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो। जस्ट इतना ही आपको काम करना है और कुछ नहीं। ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप था, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रेस्ट एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। फिर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कहा जाता है सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो पहले आप 3 नंबर लेट कर लोगे कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तीसरा नंबर z है। सम ऑफ 3 नंबर मतलब x प्लस y प्लस z कितना हो गया आपके पास, 1 बन गया। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी 1 नहीं 6 दे रखा है ना सम, तो सम हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर क्या है मेरे पास, z है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एड द सेकंड नंबर टू इट। सेकंड नंबर क्या है, y, z कर दिया, y ऐड कर दिया टू इट, वी गेट 11 इज इक्वल टू 11। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ थोड़ा सा, इसको लिखो पहले y फिर आपके पास 3z इज इक्वल टू 11। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को जब मैं ऐड करता हूं, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, डबल ऑफ द सेकंड नंबर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस का 2y और प्लस का z इक्वल टू आपके पास 0 देखने को मिलेगा, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गया। अब पहला इक्वेशन पता है, दूसरा इक्वेशन पता है, तीसरा इक्वेशन पता है, जो भी क्वेश्चन करवाया फर्स्ट वाला वही क्वेश्चन बन गया। फिर से रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली सेम। क्लियर है। चलो एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे आपके पास माइनर एंड को फैक्टर आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लो भाई
अब सर माइनर बिना कोफैक्टर निकाले हम कैसे कर लेंगे? कर लेंगे, आओ समझाता हूँ। इस केस में आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, या तो ए और बी दिया रहेगा, या तो दो ब्रैकेट ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा मल्टीप्लाई में, तो पहले को ए मानना दूसरे को बी मानना, एक ही बात है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, आओ समझते हैं। तो इस केस में मल्टीप्लाई में दिया रहता है तो बस मल्टीप्लाई ही रखना होता है, और ये अगर अलग अलग करके दिया रहेगा ना तो उसमें बोला रहेगा फाइंड ए बी, मतलब ए और बी को ओवरऑल आपको मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये ए हो गया और ये आपके पास बी, देखो लिख भी दिया ए और बी, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, ना लिखे ना और दो ऐसे मल्टीप्लाई दे, तो पहले को ए और दूसरे को बी मानना, मतलब वो और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। चलो इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भाई ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में ही इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक होते हैं, बाकी सारी चीजें डन है। फर्स्ट से फर्स्ट को करेंगे तो आ जाएगा 2, बीच में प्लस, दूसरे से दूसरे करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तीसरे करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरे कॉलम से करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो आ जाएगा 2, दूसरे करेंगे तो आ जाएगा -2, तीसरे को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 से करेंगे तो आ जाएगा -4, -1 से करेंगे तो आ जाएगा +4, और 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। चलो भाई नेक्स्ट, अब ये वाला कॉलम रो ले लेते हैं, सभी कॉलम से करना है। 2 से 2 को करेंगे तो आ जाएगा 4, 3 माइनस का 12, 4 2 जा 8। नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा -4। नेक्स्ट माइनस था ना इसलिए। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा -8 आ गया, 3 से करेंगे माइनस का 12 हो गया, और 4 से करेंगे तो प्लस का 20 हो गया। नेक्स्ट 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा माइनस का 4, 2 से करेंगे तो प्लस का 4। नेक्स्ट 0 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, कितना हो गया आपके पास 0, फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, और 2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, फिर आ जाएगा माइनस का 4, और 5 दूनी 10, 1 मिनट, 0 से करा तो 0 आ गया, 1 से करा तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है ना, और 2 से इसको करेंगे तो प्लस का आपके पास 10। यहाँ पे क्वेश्चन सही उतार रखा है ना, क्योंकि हाँ ठीक है सही है। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 6 आया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आया 0 आया, इसको सॉल्व किया कितना आया 0 आया। पैटर्न पता चल रहा है, यहाँ पे डायगोनल में कुछ एलिमेंट हर बार आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी सारे आपके पास 0 बनने वाले, ये भी 0 बनेगा। 8 4 12 0 बना, यहाँ पे पक्का 6 बनेगा, देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया 6 बना, बाकी ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, और ये 6 आएगा। देख लेना एक बार अच्छे से, एक बार पैटर्न पता चल जाए ना, तो इस तरह से प्रोडक्ट में हमेशा कुछ डायगोनल में एलिमेंट आएंगे और वो भी सिमिलर आएंगे, बाकी सारे आपके पास 0 बन रहे होंगे। तो ये पहले से भी पता होंगे आपको, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी आपके पास क्या है एक अच्छी बात है। समझ में आ रही इतनी बात? अब क्या करोगे, इन सब में सब 6 कॉमन ले लोगे, और जो भी बचेगा उसको आप पता है क्या बोलोगे, आपको पता है ये क्या बोलेंगे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी किसके इक्वल हो गया 6 टाइम्स आई के इक्वल हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां से आपको एक बेनिफिट और मिलता है, और वो बेनिफिट क्या है बताना जरा मुझे। वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स सीधा मिल जाता है आपको, डायरेक्टली मिल जाता है ए इनवर्स। समझ में आ रही है बात? आपको डायरेक्टली ए इनवर्स निकल कर आ जाता है। चलो फिर निकालते हैं इसको। ए इनवर्स कैसे निकलेगा सर? देखो ए को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, या फिर आप चाहो तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड। किससे? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, और ब्रैकेट में आपके पास ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से 6 आई के साथ आपके पास ए इनवर्स कर लो, ए इनवर्स के साथ आई इधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचा बी इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स आई। एक्चुअल में आपके पास ए इनवर्स ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब ये जो 6 है उधर चला जाएगा, तो 1/6 टाइम्स बी हो गया इज इक्वल टू क्या बचा, ए इनवर्स आया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हर बार आपको लास्ट में ये स्टेप करना है, और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह समझ लेना, ध्यान समझो भाई। एक बात तो मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ए को उधर भेज दो, तो इधर ए था उधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। तो 6 आई टाइम्स क्या बन गया, ए इनवर्स। आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए इनवर्स ही रहता है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, 6 को इधर भेजो तो 1/6 टाइम्स बी हो गया इज इक्वल टू ए इनवर्स, खत्म बात। फिर से वही आ गया। मर्जी आप जैसे करना चाहो ऐसे कर लो, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे करके आप डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्लियर है? चलो तो ये हमने निकाल दिया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या निकला समझाता हूँ, देखो देख। तो अब हमारे पास जो है वो ए इनवर्स है, जो ए इनवर्स है वो क्या निकला 1/6 टाइम्स बी। बी दिख रहा है आपके पास ये वाला है, 2 2 -4 2 2 -4, फिर क्या मेरे पास -4 2 -4,
फिर 2 माइनस 1 5। क्लियर है यहाँ तक? आपको ए इनवर्स पहले से पता चलेगा। और हमें क्या करना था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करना था। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो b होता था ना, वो कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे माइनस का चेंज पे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे b जो होगा वो ये वाला b नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो b लेना होता था वो इक्वेशंस के इक्वल टू में जो नंबर होता था वो लेते थे। अभी तो बताया मैंने आपको पीछे। तो इक्वल टू में नंबर क्या है, 3 है, फिर यहाँ पे 17 है और 7 है। तो यहाँ पे आपके पास c बोल देते हैं, इस वाले को क्या बोल देते हैं, c बोल देते हैं। यहाँ से हम निकाल लेते हैं और इसको बोल देते हैं c की वैल्यू क्या है, 3 है, 17 है एंड 7 है। क्लियर है? जो a है ना, यही चीज रहेगी। जो इक्वेशंस है ना, इससे 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 इनको कोफिशिएंट लिख लो, देखना यही वाला जो आपके पास मैट्रिक्स दिया है ना, वही निकल कर आएगा। कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया क्या? समझ में आ रही थी बात? ठीक है ना? चलो समझाता हूँ इधर करके, थोड़ा सा बड़ा करके, ध्यान समझो। जैसे कि ये वाला दे रखा है ना, आप यहाँ से कोफिशिएंट, यहाँ से कोफिशिएंट और यहाँ से कोफिशिएंट निकाल कर देखो, यही वाला मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। और हमें ए इनवर्स ही तो चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। वो हमने यहाँ पे देखो ए इनवर्स निकाल लिया, ये चीज निकली है। और x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता था, बस b के जगह हम वो वैल्यू लेते थे जो इक्वेशन में दिया है, उसके इक्वल टू वाले नंबर 3, 17, 7। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और उनको हमने c का नाम दे दिया फिलहाल, क्योंकि हमने b का नाम ऑलरेडी यूज कर रखा था, इसीलिए। हमें नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें जो उसका मीनिंग है, जो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें वो चीज लेनी है। ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b आ गया। x की जगह फिर से वही रहेगा, x y z आपको बता रखा है। और a इनवर्स की जगह ये रहेगा 1/6, 2 माइनस का 4, फिर -4 2, फिर -4 2 माइनस 1 5। और c की जगह हमने बता दिया आपके पास कितना है, 317 7, 317 7। अब आपका प्रोसेस इससे आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा मेरे पास x y z, इनको मल्टीप्लाई करो, आपको पता है वही 3 एलिमेंट मिलेंगे, 1 2 3 जो भी पीछे करके दिखाए, पहला x की, दूसरा y की और तीसरा z की। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी फिर भी कुछ होती है तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों का डाउट प्रॉपर सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली जो डिटरमिनेंट का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। और अगर ऐसा है तो यार प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।